नमस्कार दोस्तों। इस कोरोना काल में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी के साथ आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास लेकर आया हूं। और इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास की शुरुआत आज हम द रिवोल्ट ऑफ 1857 से करने जा रहे हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारे सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में यूपीएससी हो या सीजीपीएससी हो, प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो यह टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को ध्यान से सुने और इसका नोट्स साथ ही साथ प्रिपेयर करते चलें। तो चलिए आज हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप सभी को पता ही होगा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनेरियो में से एक है, क्योंकि इसका प्रभाव भारत पे बहुत ही अधिक पड़ा था। इस रिवोल्ट के बाद से ही भारत के लोगों में एक चेतना जागृत हुई थी आज़ादी के प्रति। देखिएगा, 1857 की क्रांति को ब्रिटिश भारत के औपनिवेशिक इतिहास का महाविभाजक काल कहा जाता है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इट इज कॉल्ड द डिवाइडिंग पीरियड ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिएगा, इसे ग्रेट डिवाइडिंग पीरियड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप सभी को पता होगा, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उनका एम केवल ट्रेड और व्यापार था, केवल व्यापार करना था उनका एम। लेकिन धीरे धीरे वो भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गए और भारत को कंट्रोल करने का प्रयास करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में विद्रोह प्रारंभ हो गए। इसे ग्रेट डिवाइडिंग पीरियड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप देखेंगे, मैं आपको 100 वर्ष पीछे लेकर चलता हूँ। 1757 की घटना से आपको स्टार्ट में करता हूँ इस क्लास को, क्योंकि पीछे की कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी को धीरे धीरे इस विद्रोह की शुरुआत की नींव के बारे में बताएगी कि कहाँ से इस विद्रोह की घटना प्रारंभ हो चुकी थी। तो देखिएगा, 1857 की क्रांति से 100 वर्ष पहले 1757 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। देखिएगा, इस बैटल ऑफ प्लासी में जीत तो अंग्रेजों की हुई थी, जिसके बाद से ब्रिटिश इंडिया पर ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चालू हो चुका था। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि इन्फ्लुएंस 1757 से यहाँ पर चालू हो चुका था और 1857 द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से यह प्रभाव उनका समाप्त हो गया। इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भारत से समाप्त हो गया, क्योंकि आप सभी को पता होगा 1857 के बैटल के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पावर्स ब्रिटिश क्राउन ने वापस अपने हाथों में ले लिए थे, जिसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। चलिए देखते हैं, इन 100 वर्षों तक इन 100 वर्षों के कार्यकाल को देखें या टाइम पीरियड को देखें तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे विद्रोह हुए, जिसके कारण 1857 आते आते तक एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, मैं 1857 की क्रांति को चालू करने से पहले मैं आपको इसके पहले की कुछ घटनाओं से अवगत करा दूं, ताकि आपको समझ में आए कि विद्रोह यह तत्कालिक कारणों से तो हुआ ही था, लेकिन इस विद्रोह की नींव बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। तो अभी मैंने 1757 बैटल ऑफ प्लासी की बात की। बैटल ऑफ प्लासी आप सभी को पता होगा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और
अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। आप सभी को पता होगा कि यह बैटल एक अंग्रेजों का षड्यंत्र मात्र था, क्योंकि इस बैटल में पहले ही तय हो चुका था कि जीत किसकी होने वाली है। आप सभी को पता ही होगा कि सिराजुद्दौला के जो कमांडर थे मीर जाफर, हाँ यहाँ पर मीर कासिम नहीं है, ये मीर जाफर है। मीर जाफर और राय दुर्लभ और एक कलकत्ता के व्यापारी थे अमीर चंद और जगत सेठ जैसे साहूकार ने क्या किया था, पहले ही अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली थी लॉर्ड क्लाइव के साथ, और यह तय हो चुका था कि इस वॉर में अंग्रेजों की जीत होने वाली है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद दूसरी घटना घटित होती है 1764 में। यह भी एक महत्वपूर्ण बैटल था, बैटल ऑफ बक्सर। आप सभी को पता होगा कि बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव हेक्टर मुनरो थे, जिन्होंने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया था। देखिए, अब विद्रोह की घटना यहीं से प्रारंभ होती है। 1764 से ही हमारे विद्रोह की घटना प्रारंभ होती है। देखिएगा, हेक्टर मुनरो की सेना में आप सभी को पता होगा कि भारतीय सैनिक, ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत से भारतीय सैनिक भी थे। तो जब यह बैटल हो रहा था तो बहुत से भारतीय सैनिक हेक्टर मुनरो की ओर से युद्ध कर रहे थे, इस वॉर में लड़ रहे थे। लेकिन कुछ भारतीय सैनिकों ने क्या किया, इसी समय विद्रोह करके अंग्रेजों का साथ ना देकर उन्होंने मीर कासिम का साथ दिया, परंतु उनकी हार हो गई। यहीं से विद्रोह की घटना का हमारे भारतीय इतिहास में प्रारंभ होता है अंग्रेजों के खिलाफ। यहीं से हमारी पहली विद्रोह की घटना चालू होती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं 1806 में वेल्लोर में एक सैनिक विद्रोह हुआ था, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में हमारे भारतीय सैनिक बहुत अधिक मात्रा में थे। लगभग 80% सैनिक हमारे भारतीय थे 80% सैनिक। इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। तो अब भारतीय लोग अपनी परंपरा के अनुसार अपनी वेशभूषा धारण करते थे, पहनावा ओढ़ावा रखते थे, लेकिन इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। इन्हें लंबी बाल रखने के लिए नहीं रखने दिया जाता था, पगड़ी पहनने से इनकार किया जाता था, इन्हें टोपी पहनने के लिए और सेना के वर्दी पहनने के लिए विवश किया जाता था, जिसके कारण 1806 में इस चार्ट में आप देख रहे होंगे 1806 में वेल्लोर में एक मिलिट्री रिबेलियन हुआ था, एक विद्रोह हुआ था मिलिट्री के द्वारा वेल्लोर में, और यह एक धार्मिक कारणों से हुआ था, क्योंकि यहाँ के सैनिकों को मिलिट्री के कपड़े और बाल कटाने के लिए और दाढ़ी रखने के लिए मना किया गया था और कैप पहनने के लिए विवश किया गया था। तो इसके लिए 1806 में एक विद्रोह हुआ था। इसके बाद आके देखेंगे आप 1824 में बैरकपुर कंटोनमेंट में अगला विद्रोह होता है। यह विद्रोह बैरकपुर छावनी में दोहरे भत्ते के बिना रंगून जाने के प्रश्न पर होता है। यहाँ पर दोहरे भत्ते के बारे में मैं बता दूं, जैसे कोई भी भारतीय सैनिक या कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक होता था, चाहे वह ब्रिटिश सैनिक हो या भारतीय सैनिक हो, तो देखिएगा यहाँ पर भारतीय सैनिकों के साथ कैसा भेदभाव किया जाता था। जैसे अब रंगून आपको पता ही होगा कि बर्मा में है, अभी वर्तमान समय में म्यांमार जिसे कहते हैं, रंगून वही है। ठीक है, तो रंगून, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक रंगून भेजे जा रहे थे वॉर के लिए, तो भारतीय सैनिकों को भी भेजा जा रहा था, लेकिन भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में जो सुविधाएं मिलती थी उनको ये सुविधाएं नहीं मिलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ब्रिटिश सैनिकों को एक्स्ट्रा अलाउंसेस देती थी और भारतीयों को नहीं देती थी। तो इससे विवश होकर भारतीय सैनिकों ने क्या किया था, यहाँ पर एक विद्रोह कर दिया था, जिसे बैरकपुर का विद्रोह भी कहते हैं। आगे हम चलते हैं, देखते हैं 1825 में भी असम के तोपखाने में भी विद्रोह हुआ था, आर्टिलरी में। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सी घटनाएं हैं। 1830 की सोलापुर की घटना, यह भी सैलरी और अनाउंसेस के लिए हुई थी सैनिकों के द्वारा। फिर 1842 में बैरकपुर में फिर दोबारा एक विद्रोह होता है, जिसमें बर्मा 1842 में
बैरकपुर में विद्रोह हुआ। 47वीं रेजिमेंट ने बर्मा जाने के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। 1842 में बैरकपुर में हुआ था रिवोल्ट अगेंस्ट गोइंग टू बर्मा इन द 17th रेजिमेंट। यहाँ 47वीं रेजिमेंट ने यहाँ पर बर्मा जाने के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह कर दिया था। ऐसा ही एक विद्रोह और हुआ था 1844 में। यहाँ पर उचित भत्ते के अभाव में 34वीं और 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों का सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया था। 1844 में इन द absence of proper announces the soldiers of 34th and 64th regiment refused to go on the military expedition to Sindh। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट विद्रोह होता है 1849 का। पंजाब स्थित गोविंदगढ़ के एक रेजिमेंट का यह विद्रोह रहता है। ऐसे बहुत से विद्रोह हुए भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें भारत के सभी वर्गों ने पार्टिसिपेट किया। कहीं भारत के कई हिस्सों में कहीं पर सिपाहियों ने विद्रोह किया, कहीं पर कृषकों ने विद्रोह किया, कहीं पर जमींदार वर्ग ने विद्रोह किया और बहुत से प्रोविंसेस के किंग राजाओं ने भी इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। इन सभी विद्रोहों को रिवोल्ट को बताने का मेरा एक ही मकसद था, ताकि आपको पता चल सके कि 1857 की क्रांति ऐसा पहला विद्रोह नहीं था अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 की क्रांति से पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई और बहुत से विद्रोह हुए, बहुत से रिवोल्ट्स हुए, जिनके कारण 1857 का यह ग्रेटेस्ट रिवोल्ट सामने उभर कर आया। ठीक है, कुछ फैक्ट की चीज़ें हैं मेरे पास जिसको मैं बता दूं, आप अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। देखिएगा, 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। लॉर्ड कैनिंग इस समय हमारे गवर्नर जनरल थे। द रिवोल्ट ऑफ 1850 के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टन थे इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडर थे वे थे जॉर्ज एनिसन और कैंपबेल, जो इनके सेना का नेतृत्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1857 के विद्रोह को, द रिवोल्ट ऑफ 1857 को द ग्रेट डिवाइडिंग पीरियड भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं आप सभी को थोड़ा सा बता दूं, इसके पीछे की स्लाइड में इसके बारे में दिया गया है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि इसे ग्रेट डिवाइडिंग पीरियड क्यों कहा जाता है, इसे ब्रिटिश भारत के औपनिवेशिक इतिहास का महाविभाजक काल क्यों कहा जाता है। देखिएगा, जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो उनका व्यापार करना एक मुख्य उद्देश्य था, उनका एक मात्र एम ट्रेड करना था। लेकिन वो धीरे धीरे भारतीय राजनीति में प्रवेश करते चले गए और भारत को कंट्रोल करने का प्रयास करते चले गए। 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857 से मैं 100 ईयर्स अगो लेके चलता हूँ आपको। 1757 देखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी के जीत के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के जीत के बाद ही भारत पर अंग्रेजों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चालू हो गया था और 1857 की क्रांति के बाद यह इन्फ्लुएंस समाप्त हो गया। देखेंगे आप, इन 100 वर्षों में बहुत बार भारत में विद्रोह हुए और बहुत बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौती मिली। आप देखेंगे कि इन विद्रोह में भारत के सैनिक वर्ग, असैनिक वर्ग और स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रोविंसेस के किंग्स और जमींदार वर्ग भी शामिल हुए थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि इन सारी घटनाओं का हमारे 1857 के रिवोल्ट पर क्या प्रभाव पड़ा और कैसे कैसे आगे की घटनाएं घटित हुई। और 1857 की क्रांति के रीजन्स जानने से पहले मैं बहुत से ब्रिटिश हिस्टोरियंस और इंडियन हिस्टोरियंस हैं जिनके इस बैटल पर अलग अलग अपने व्यू हैं। इन विचारों को देख लेते हैं, इनके व्यूज़ को देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या सोच है इस बैटल पर, द रिवोल्ट ऑफ 1857 पर। सबके अपने अपने अलग अलग थॉट्स हैं, विचार्स हैं। इन्हें देख लेते हैं कि यह इस रिवोल्ट को किस नज़रिए से देखते हैं। आइए देखते हैं हम इंग्लिश ब्रिटिशर्स को, इंग्लिश हिस्टोरियंस की बात करें, इंग्लिश हिस्टोरियंस की बात करें तो सीले, माल्सन, होम्स, सर जॉन लॉरेंस, ये कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं
जिन्होंने द रिवोल्ट ऑफ 1857 को मिलिट्री रिबेलियन कहा है। ठीक है, मिलिट्री रिबेलियन कहा है। मिलिट्री रिबेलियन कहा है। देखिएगा यहाँ पर पूर्णतः सीले मालसन, होम्स और सर जॉन लॉरेंस ने 1857 की क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा है। इसमें एक भारतीय इतिहासकार हैं जिनमें सर सैयद अहमद खां, दुर्गादास बंदोपाध्याय, किशोरी चंद्र, शंभू चंद्र आदि ऐसे इतिहासकार हैं जो इन विदेशी इतिहासकारों का साथ देते हैं। मतलब इनके विचारों से ये भारतीय इतिहासकार भी सहमत हैं कि यह 1857 की क्रांति पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यहाँ पर कुछ मैप्स हैं, मैं दिखाना भूल गया था, आपको इन मैप्स को दिखा दूं ताकि आप देख सकें कि 1857 के टाइम पर इंडिया का नक्शा कैसा था और कहाँ कहाँ पर क्या सारी चीज़ें थी। यहाँ पर आप इस नक्शे में देख रहे होंगे जो पिंक कलर का जो एरिया है पूरे इंडिया का, वह पूरा ब्रिटिश इंडिया था, जहाँ पर ब्रिटिश पूरे अंग्रेजों ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। उसके नीचे आप देख रहे होंगे इंडेक्स में येलो कलर हिंदू स्टेट्स को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पर ये प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट थे, हिंदू स्टेट्स थे। ये देख सकते हैं आप, कश्मीर, राजपुताना देख सकते हैं, ठीक है, और बहुत मैसूर देख सकते हैं, कोचीन देख सकते हैं। ये सारे स्टेट जो क्या थे, ये पूरे हिंदू स्टेट थे। आप नीचे देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का इंडिकेशन है वह पूरे मुस्लिम स्टेट्स को दिखा रहा है। ये हमारे 1857 का नक्शा है। आप देख सकते हैं इसमें पंजाब कहीं पर, सॉरी यहाँ पर पाकिस्तान कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि उस समय पूरा यह भारत का ही पार्ट हुआ करता था। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। ये भी नक्शा आप देख रहे होंगे एक, ये पूरे भारत का है। उस समय देखिएगा बर्मा भी उस समय भारत का पार्ट हुआ करता था। अब देख लीजिए बर्मा का लोकेशन क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब सारे प्रिंसली स्टेट्स को देख सकते हैं, पूरे रियासतों को देख सकते हैं, मैसूर, हैदराबाद, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ठीक है, बलूचिस्तान और सारे सिंध प्रांत को भी देख सकते हैं आप इधर। तो ये उस समय के सारे लोकेशंस हैं। आप ध्यान से देखें इस मैप को और याद रखने की कोशिश करें कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पास था। अब बांग्लादेश भी देख सकते हैं, बिहार, आप अवध और आगरा भी देख सकते हैं। ये सारी रियासतें उस समय हुआ करती थी। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं और ये देखिए इंडियन स्टेट ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिएगा यहाँ पर जो कलर्स हैं, आप इंडेक्स में देखेंगे जो गहरा ब्लू कलर है, सॉरी ब्लैक कलर है, जो स्टेट इन रिबेलियन दिखा रहा है, जहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 जो नंबर्स हैं, यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा इन राज्यों में क्या हुआ था, विद्रोह प्रारंभ हो चुका था। उसके नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा डार्क ब्लू जो कलर है, स्टेट लॉयल टू ब्रिटिश विथ आर्मी इन रिबेलियन। देखिएगा ये स्टेट क्या थे, ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, मतलब ब्रिटिशर्स की ओर थे, लेकिन फिर भी यहाँ की आर्मी क्या कर रही थी, विद्रोह कर रही थी। आप उसके नीचे देखिएगा थोड़ा सा हल्का ब्लू कलर का जो है, स्टेट एडिंग द ब्रिटिशर्स, ऐसे स्टेट जिसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपने में ऐड कर लिया था, अपने में मिला लिया था, ठीक है। आप इंडेक्स देख सकते हैं। और ऐसे भी ब्रिटिश एरियाज हैं जो विद्रोहियों के द्वारा क्या थे, इफेक्टेड थे, ब्राउन कलर का, ठीक है। आप सब देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आप सभी को आ ही रहा होगा ये नक्शा, ठीक है। और आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि मैं पहले हिस्टोरियंस का व्यू बता रहा था, उसी व्यू को आगे करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पहला व्यू बताया था ब्रिटिशर्स का, जिसमें थे सर जॉन लॉरेंस, सीले एंड मालसन। इन्होंने दे कॉल्ड 1857 रिवोल्ट सिपाही म्यूटनी, दे कॉल्ड इट एन अनपीरियोडिक एंड सेल्फिश म्यूटनी। देखिएगा इन्होंने, ये सारे जितने ब्रिटिश इतिहासकार हैं, इनका कहना था कि 1857 की क्रांति क्या है, पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। और इन्हीं के इन विचारों का सपोर्ट कुछ भारतीय इतिहासकार ने भी किया था, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, जिसमें भारतीय इतिहासकारों में सर सैयद अहमद खां बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है।
सर सैयद अहमद खां पहले ऐसे भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने इन विदेशी हिस्टोरियंस के विचारों का साथ दिया था। उन्होंने भी माना था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर सैयद अहमद खां की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसे आपको याद रखना चाहिए फैक्ट के हिसाब से। देखिएगा, उनकी बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दिया नहीं है फिर भी। सर सैयद अहमद खां की पुस्तक थी एन एसे ऑन द कॉसेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एन एसे ऑन द कॉसेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी सर सैयद अहमद खां की, जो 1857 की क्रांति पर है। ठीक है, इसके बाद अगला जो ब्रिटिश या इंग्लिश हिस्टोरियंस थे उसमें L.E.R. रीज हैं। L.E.R. रीज ने कहा था, इस रिवोल्ट को कहा था, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। ही कॉल्ड दिस रिबेलियन अ रिलीजियस वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध यह युद्ध है। ठीक है, और आगे हम चलते हैं, देखते हैं, इसी में है J.G. मैडली भी हैं। इसके आगे हैं T.R. होम्स। T.R. होम्स महोदय ने भी कहा है बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध है। 1857 की क्रांति को इन्होंने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा है, वॉर कहा है। दिस रिवोल्ट वॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बर्बरिज्म। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं हम 5th पॉइंट को, जेम्स आउट्रम एंड W. टेलर। जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने कहा है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। देखिएगा क्या कहा है उन्होंने, इट वॉज अ हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेंसी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। ठीक है, कुछ ऐसे ही और अंग्रेज हिस्टोरियंस है जिसमें स्पीयरमैन भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्होंने भारतीयों का अंतिम प्रयास कहा है इस रिवोल्ट को। क्या कहा है, भारतीयों का अंतिम प्रयास। ठीक है, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहासकार हैं। ठीक है, और एक और ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका नाम है बेंजामिन डिज़रेली। बेंजामिन डिज़रेली ने इसे नेशनल रिवोल्ट कहा है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। और ये एकमात्र ऐसे ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस थे या अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। आप लोग याद रखेंगे, यह एकमात्र ऐसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इसे नेशनल रिवोल्ट कहा है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। ठीक है, यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं भारतीय इतिहासकारों की ओर, और भारतीय इतिहासकारों में हम देखते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे अशोक मेहता। अशोक मेहता का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, अशोक मेहता जी ने भी 1857 की क्रांति को, द रिवोल्ट ऑफ 1857 को नेशनल रिवोल्ट कहा है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। और इनकी एक बुक है, बहुत ही इस पर महत्वपूर्ण बुक है, द ग्रेट रिबेलियन। आप लोग बुक का नाम भी याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, बुक्स के नाम पूछ देते हैं हिस्टोरियंस के, तो द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता जी की बुक है। इसके बाद दूसरे भारतीय इतिहासकारों में इंडियन हिस्टोरियन थे विनायक दामोदर दास सावरकर, जिसको वीडी सावरकर भी कहते हैं हम। इट वॉज वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है 1857 की क्रांति को। वीडी सावरकर ने क्या कहा है 1857 की क्रांति को, नेशनल इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसी के और एक व्यक्ति और थे, इतिहासकार और थे, भारतीय इतिहासकार, इंडियन हिस्टोरियंस, जिनका नाम है पट्टाभी सीतारामैया। उन्होंने भी इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। देखिएगा यहाँ पर पट्टाभी सीतारामैया और अशोक मेहता का नाम नहीं दिया हुआ है लिस्ट में, आप सभी लोग इसे नोट कर सकते हैं, ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से इसमें के.एम. पानिकर जी का भी दिया हुआ है, इट वॉज अ नेशनल मूवमेंट रेदर देन अपराइजिंग। ठीक है, और आखिरी पॉइंट इसमें दिया हुआ है लाला लाजपत राय जी का, इट वॉज पॉलिटिकल एज वेल एज नेशनल अपराइजिंग। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत से ऐसे हिस्टोरियंस थे जिनके विचार थे कि यह 1857 की क्रांति क्या है। तो बहुत से जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे और भारतीय इतिहासकार थे, इनके विचारों में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट थे। देखिएगा इनके जो व्यूज हैं इससे भी डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि 1857 की क्रांति क्या सिपाही विद्रोही थी, सिपोही म्यूटनी थी, या फिर यह एक जन विद्रोह था।
ठीक है। तो बहुत से विचारों को लेकर बहुत से इतिहासकारों में क्या है, विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो सबके अपने अपने व्यूज हैं देखने के इस विद्रोह को। ठीक है, चलो आगे चलते हुए हम अब 1857 की क्रांति के रीजन्स पे आते हैं। और आप सभी को पता होगा कि इसके इमीडिएट रीजन्स भी थे जो बैरकपुर छावनी से चालू होती है, मंगल पांडे से, लेकिन मैं आपको इमीडिएट कारण पहले नहीं बताऊंगा। ठीक है, इमीडिएट कारण के अलावा इसके बहुत से राजनीतिक कारण हैं, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है। मैं आप सभी को बताऊंगा इनके रीजन्स के बारे में, पॉलिटिकल रीजन्स भी बताऊंगा, इकोनॉमिकल रीजन्स भी बताऊंगा, रीजनल सॉरी धार्मिक कारण भी बताऊंगा। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनको हमें देखना है। आइए हम चालू करते हैं 1857 के रीजन्स को, कारण को। और पहला कारण है इसका पॉलिटिकल कारण। देखेंगे हम पॉलिटिकल रीजन्स को देखेंगे आज चलिए शुरू करते हैं 1857 के विद्रोह के कारण को। ठीक है, ड्यू टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, बहुत सारे इसके रीजन्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसके पॉलिटिकल रीजन से हम चालू कर रहे हैं आज। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह को मात्र इनके इमीडिएट कारणों के अंतर्गत देखना, व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत से उसके जो कारण हैं तत्कालिक कारणों के अंतर्गत ना देखकर इसे ब्रॉडर लेवल पर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रॉडर लेवल पर देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर भी बहुत से रिस्पॉन्सिबल थे इस रिवोल्ट के लिए। ठीक है, चलो आज शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारे 1857 के क्रांति का पहला पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, आप सभी को पता होगा पॉलिटिकल रीजन, आप सभी को आप चार्ट में देख रहे होंगे, सब्सिडरी अलायंस का यहाँ पर पहला दिखा रहा हूँ मैं। पॉलिटिकल रीजन में सबसे महत्वपूर्ण था सब्सिडरी अलायंस। आप सभी को पता होगा सब्सिडरी अलायंस किसकी थी, वेलीजली की। देख ले आप, यहाँ पर उनकी फोटो भी लगी है वेलीजली की, देखेंगे। पहला पॉलिटिकल रीजन में वेलीजली का सब्सिडरी अलायंस और लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किए थे ये दोनों ही चीज़ें पॉलिटिकल रीजन्स में, जिनके कारण क्या हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। तो देखते हैं पहला सब्सिडरी अलायंस के बारे में हम देखते हैं। देखिएगा 1857 की क्रांति में के समय 1857 की क्रांति के समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, लेकिन देखिएगा सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड वेलीजली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस लाया गया था। यहाँ पर देखिएगा सब्सिडरी अलायंस के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा लॉर्ड वेलीजली के द्वारा ही सब्सिडरी अलायंस लाया गया था। ठीक है, और सब्सिडरी अलायंस में क्या होती हैं सारी, मैं पहले भी आप सभी को पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ। जब हमारी फिजिकल क्लासेस होती थी तब मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्सिडरी अलायंस में क्या क्या होती थी। चलिए फिर भी मैं आज आपको बता दूँ, एक बार फिर से आपके रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ कि सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था। आप सभी को पता होगा कि सहायक संधि में जैसे ही जो भी राष्ट्र या जो भी प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते थे, सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी पर सिग्नेचर करते थे, तो उनके जो विदेश संबंधी जितने भी मामले होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चले जाते थे। और प्रत्येक प्रोविंसेस को या प्रिंसली स्टेट्स को जो ट्रीटी पर सिग्नेचर करते हैं, उन्हें अपने कैपिटल में, अपनी राजधानी में क्या अपनी एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नियुक्त करना पड़ता था, जो कि उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने के लिए होता था। किंतु धीरे धीरे क्या किया, अंग्रेजों ने उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, जिसके कारण से इनके बीच में क्या हो गई, एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट हो गया और विद्रोह चालू हो गया। यहाँ से देखिएगा सब्सिडरी अलायंस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस रिवोल्ट को चालू करने में। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस देखिएगा यहाँ पर लॉर्ड वेलीजली के द्वारा लाया गया था। ही इंट्रोडक्ट दिस ट्रीटी एंड इट वॉज बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट। दिस ट्रीटी मेक्स इंडियन किंगडम लॉस्ट देयर सोवेरेनिटी टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंडर दिस इंडियन किंग्स cannot maintain or join any foreign relation or alliances without this consent of British East India Company। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो व्यक्ति इस ट्रीटी पर जो स्टेट या जो प्रोविंसेस इस ट्रीटी पर साइन करता था, उसके सारे विदेश मामले
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चले जाते थे और साथ ही साथ अपनी राजधानी में, अपने कैपिटल में उन्हें एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करना पड़ता था। और कोई भी संधि या समझौता करने से पहले, ठीक है, कोई भी विदेशी संबंध स्थापित करने से पहले या अलायंस बनाने से पहले उन्हें क्या करना पड़ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, ये सब्सिडरी अलायंस में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखेंगे एन इंडियन रूलर एज इन सब्सिडरी अलायंस विथ द ब्रिटिश वुड एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्स विद इन टेरिटरी एंड पे फॉर देयर मेंटेनेंस। देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ता था, अंग्रेजों की सेना भी रखनी पड़ती थी और उन अंग्रेजों की सेना को वेतन भी यहाँ पर प्रोविंशियली स्टेट के राजाओं को ही देना पड़ता था। मतलब उनको अपने पास रखो भी और उनका वेतन भी स्वयं अपने आप को देना पड़ता था। ठीक है, द इंडियन किंग वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश ऑफिशियल इन दिस स्टेट। ठीक है, देखेंगे दिस ब्रिटिश ऑफिशियल रेजिडेंट स्टेट interfering the internal affairs of kingdom due to which the relation between company and states deteriorating। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या करना पड़ता था, इस ट्रीटी पर साइन करने के बाद हर प्रोविंशियली स्टेट को अपने राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना पड़ता था। ठीक है, जो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, वो प्रोविंशियली स्टेट्स के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, इंटरनल अफेयर्स में उनके दखल अंदाजी करता है, जिसके कारण क्या होता है, यह कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है अंग्रेजों और प्रोविंसेस के बीच। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन, एनी प्रिंसली स्टेट अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट control of the East India Company would be annexed by the company if the rule of that princely state did not produce a legal male heir। ठीक है, आप सभी को पता होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैं बता दूं आप सभी को, लॉर्ड डलहौजी की थी, जिसे हिंदी में व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे डलहौजी की हड़प नीति भी कहते हैं। देखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया तो आप सभी को पता होगा कि उन्होंने नियम बनाया, एक रूल बना दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कि जो भी प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन सारे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के किंग जिनके हियर मतलब रियल सन नहीं है, दत्तक पुत्र मतलब उनके संतान नहीं है, जिनके संतान नहीं है, वह क्या कर सकता है, दूसरे को एडॉप्ट करके उसे किंग अनाउंस नहीं कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा ही क्या किया था, डलहौजी ने प्रोविंशियली स्टेट को बैन कर दिया था कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार किसी भी दूसरे बच्चे को गोद लेकर उसे अगला सक्सेसर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मोट से सरल शब्दों में कहा जाए तो कोई भी प्रिंसली स्टेट का किंग किसी भी बाहरी बच्चे को अडॉप्ट करके वह उसे अपना सक्सेसर घोषित नहीं कर सकता था। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर सिग्नेचर करने वाले जो भी प्रोविंसेस या जो भी प्रिंसली स्टेट्स के किंग थे, उन्हें लॉर्ड डलहौजी ने तीन भागों में डिवाइड कर दिया था, 3 पार्ट में। ठीक है, पहला वे प्रिंसली स्टेट या रजवाड़े थे जो ना किसी को कर देते थे और ना ही किसी के नियंत्रण में थे। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ऐसे प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट या राजा या किंग जो ना किसी को टैक्स देता था और ना ही किसी के नियंत्रण में था, ऐसे किंग क्या कर सकते थे, बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी भी बच्चे को एडॉप्ट कर सकते थे और अपना सक्सेसर घोषित कर सकते थे। यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें 3 पार्टों में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि पहले वे राज्य या प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट थे या राजा थे या किंग थे जो ना किसी को टैक्स देते थे और ना ही किसी के नियंत्रण में थे। ऐसे राजा बिना किसी अंग्रेजी परमिशन के,
ठीक है, बिना किसी अंग्रेजी हस्तक्षेप के क्या कर सकते थे, गोद ले सकते थे और अपने बच्चे को सक्सेसर घोषित कर सकते थे। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, देखिएगा, वे प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट्स या किंग्स जो पहले मुगलों एवं पेशवाओं के अधीन थे परंतु इसके समय में अंग्रेजों के अधीन थे। देखिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत पर पहले मुगलों का राज शासन हुआ करता था, उसके बाद दक्षिण में आएंगे तो आप मराठों और पेशवाओं का शासन देखेंगे। देखिएगा क्या हुआ था, मुगलों और पेशवाओं को कंट्रोल अंग्रेजों ने कर लिया था, आप सभी को पता होगा धीरे धीरे। तो जो जो स्टेट्स मुगलों और पेशवाओं के अधीन थे किंतु वो बाद में क्या हो गए, अंग्रेजों के अधीन चले गए। तो वैसे प्रोविंसेस या प्रोविंशियल स्टेट के किंग्स को क्या करना पड़ता था, जिनके रियल सन नहीं थे, जिनके हेयर नहीं थे, उन्हें क्या करने थे, उनको किसी भी बच्चे को गोद लेने से पहले अंग्रेजों से क्या कर लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। ठीक है, पहले में क्या था, ऐसे राजा और किंग्स थे जो ना कि अंग्रेजों को टैक्स देते थे और ना ही उनके कंट्रोल में थे, इसलिए उनको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, वो डायरेक्ट एडॉप्ट करके वो अपना सक्सेसर घोषित कर सकते थे। लेकिन सेकंड में ऐसे किंग्स और प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट्स थे जो मुगलों और पेशवाओं के अधीन थे, किंतु मुगल और पेशवा किसके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे जितने भी किंग्स थे उन्हें क्या करना पड़ता था, एडॉप्ट करने से पहले अंग्रेजों से परमिशन लेना पड़ता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट को। ठीक है, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा तेजी से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा धीरे करने का प्रयास करता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ सके अच्छे से। ठीक है, और ये मेरा पहला वीडियो है तो हो सकता है थोड़ी सी गलतियाँ हों मेरे से, बट नेक्स्ट वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं मिलेगी। तो आइए देखते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। वे रियासतें जिनका निर्माण या जिन्हें स्वयं अंग्रेजों ने क्या किया था, बनाया था, ऐसे प्रोविंसेस या ऐसे किंग जिसे किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था, तो उन्हें गोद लेने से पहले क्या करना पड़ता था, या गोद लेने का उन्हें अधिकार ही नहीं था, और गोद लेने से पहले क्या करना पड़ता था, इन्हें अंग्रेजों से परमिशन लेना पड़ता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। तो इस प्रकार से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के 3 पार्ट हैं जिन्हें डलहौजी ने बनाया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा डिटेल से। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा अपने हिंदी लैंग्वेज में इस क्लास को दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग थोड़ा सा अपने स्क्रीन पर भी देखते चलिएगा। तो इस पे दिया हुआ है, दिस डॉक्ट्रिन वॉज नॉट इंट्रोडक्ट बाय लॉर्ड डलहौजी इवन दो इट वॉज हिम टू documented it and used it widely to acquire territories for the British। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, as per this doctrine any adopted son of the Indian ruler could not be proclaimed as heir to the kingdom। The adopted son would only inherit his foster father's personal property and estates। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, the adopted son would also not be entitled to any person that his father had been receiving or any his father's titles। This challenged the Indian rulers long held authority to appoint an heir of this choice। यहाँ पर मैंने अभी आप सभी को बताया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता है और क्या क्या कंडीशंस होते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक सरल शब्दों में मैं आप सभी को बता दूं, ऐसे प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट या ऐसे राजा या रजवाड़े जिनके अपने रियल सन नहीं थे, जिनके हेयर नहीं थे, उन्हें क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किसी भी दूसरे बच्चे को एडॉप्ट करके अपना सक्सेसर घोषित करने का अधिकार नहीं था। अभी मैंने आपको इसके 3 पॉइंट्स बताए हैं, आई होप कि आप सभी को वो तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे अच्छे से। देखिएगा, पॉलिटिकल रीजंस में मैंने अभी आप सभी को सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में थोड़ा सा बताया है। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं और लॉर्ड डलहौजी के
लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को मैं बताया, अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है और डलहौजी ने क्या क्या किया। ठीक है, कि 3 भागों में उन्होंने बांट दिया था। ठीक है, आगे हम अब देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं कि इसका हमारे पॉलिटिकल रीजंस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था। लॉर्ड डलहौजी ने मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उसके लॉर्ड डलहौजी ने मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजराना देने, ठीक है, सिक्कों पर नाम खुदवाने आदि परंपराओं को उन्होंने बंद करवा दिया था। देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर ऑर्डर दिया था लॉर्ड डलहौजी ने, इन ऑर्डर द इंसल्ट द मुगल किंग्स ही स्टॉप्ड द ट्रेडिशनल ऑफ रीगल टाइटल्स ऑफ मुगल एम्परर्स सच अस किंग ऑल्सो दियर इंसिस्टिंग ऑन क्वाइंस ईटीसी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजराना देने, सिक्कों पर नाम खुदवाने आदि परंपराओं को बंद करवा दिया था। साथ ही साथ उन्हें बादशाह को क्या किया था, लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार पर रहने के लिए भेज दिया था, आदेश दिया था। इन्होंने ऑर्डर किया था कि अब आप लाल किला खाली कर कर कुतुब मीनार में रहने के लिए चले जाएं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, यहाँ पर मुगल बादशाह को अपमानित करना चालू कर दिया था। देखिएगा यहाँ पर जैसे ही, अब देखिए उस समय भारत के जो मुगल बादशाह थे वो भारत के किंग थे। जाहिर सी बात है कि एक किंग का ह्यूमिलेशन उनकी जनता के नज़रों में उनको अपमानित करना उनके लिए बहुत ही बेकार की बात थी। तो वहां की जनता में भी क्या हो रही थी, अंग्रेजों के प्रति एक आक्रोश की भावना, असंतोष की भावना पैदा हो रही थी कि उनके किंग के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 1849 AD इट वॉज अनाउंस्ड द आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह हिज डिसेंडेंट्स वुड हैव टू इवैक्यूएट रेड फोर्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या किए थे, साथ ही बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार पर रहने के लिए विवश किया गया था। और यहाँ पर इसके साथ ही क्या कहा गया था कि जितने भी उनके बादशाह के जितने भी वंशज है या राजकुमार हैं वो अब क्या करेंगे, किंग की उपाधि कभी धारण नहीं करेंगे। ही ऑल्सो ऑर्डर द एम्परर टू लीव द रेड फोर्ट एंड स्टे एट कुतुब मीनार। आफ्टर डलहौजी लॉर्ड कैनिंग announced in 1856 AD the Bahadur Shah's successors will be known as Shahzada instead of emperors। देखिएगा यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, 1856 में बहादुर शाह के जितने भी उत्तराधिकारी थे, सम्राट के जितने भी उत्तराधिकारी थे जो कि पहले शहजादे के रूप में जाने जाते थे, वे अब सिर्फ शहजादे के रूप में ही जाने जाएंगे, वे सम्राट कभी नहीं बन सकते। केवल वो अब यहीं तक सीमित रहेंगे कि वे केवल प्रिंस ही रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं 1856 इन 1856 द एक्यूसेशन ऑफ अवध, ओध लिखा है इसमें, देखिएगा अवध को ओध बोला जाता था, बेस्ड ऑन in 1856 the accusation of Awadh based on misrule in the native states under the doctrine of lapse was deeply affected the passing of ruling class, locals and soldiers etc। आप सभी को पता होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वहां पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को क्या किया था, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, जिसके कारण अवध की जनता में बहुत ही गहरा असंतोष फैला और वह विद्रोह के लिए खड़े हो गए थे। वहां पर बहुत से, आप सभी को पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसमें बहुत से भारतीय सैनिक अवध से बिलोंग करते थे, जिन्होंने क्या किया था, इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसके आगे क्या घटना घटित हुई। आगे देखते हैं लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बाद क्या किया था। अवध के बाद लॉर्ड डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली थी।
लॉर्ड डलहौजी ऑल्सो टुक अवे रॉयल टाइटल्स ऑफ द रूलर्स ऑफ तंजौर एंड कर्नाटका। ठीक है, आप देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बहुत से राज्यों को एनेक्स किया था। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो पहला स्टेट था, इसमें आप फैक्ट के लिए याद रख सकते हैं, सतारा पहला स्टेट था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स किया था लॉर्ड डलहौजी ने। सतारा 18, आप चार्ट में देख रहे होंगे, 1848 में सतारा को, 1849 में जैतपुर को, 1849 में संबलपुर को, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर को इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या कर लिया था, एनेक्स्ड कर लिया था। और ये सारे स्टेट्स या प्रोविंसेस के एनेक्सेशन के बाद यहाँ पर अंग्रेजी रूल चालू हो गया था, जिससे यहाँ की जनता में बहुत से असंतोष की भावना पैदा हुई और यहाँ के लोग रिवोल्ट के लिए, विद्रोह के लिए, रिवोल्ट के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब देखते हैं आगे डलहौजी एनेक्सेशन थ्रू वॉर। देखिए डलहौजी ने एनेक्सेशन के अलावा वॉर के थ्रू भी पंजाब, लोअर बर्मा और पीगू को 1852 में क्या कर लिया था, एनेक्स्ड कर लिया था। पंजाब को भी अपने राज्य में मिला लिया था। आप इससे पहले मैंने आपको क्या मैप दिखाया था, जहां पर आपने बर्मा को देखा होगा, तो आपने मैप में देखा होगा एक नीचे के बॉक्स में बर्मा का डिटेल से थोड़ा मैप दिया हुआ है, जिसमें लोअर बर्मा आपको दिख रहा होगा और पीगू भी दिख रहा होगा। अगर आप, इसलिए मैंने इस वीडियो में मैप को भी इंक्लूड किया है ताकि आप सभी चीज़ों का लोकेशन अच्छे से देख सकें और समझ सकें। इसके बाद, इस एनेक्सेशन के बाद, इस वॉर के बाद पंजाब और लोअर बर्मा और पीगू को जीतने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने, देखिएगा, भूपतियों के अधिकारों की जांच के लिए जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, भूपति थे या जमींदार वर्ग थे या जमींदार थे, उनके लिए मुंबई में एक इनाम कमीशन की नियुक्ति की थी। इनाम कमीशन इस्टेब्लिश किया था जिसने क्या किया था, दक्कन के लगभग 20,000 जमींदारियों को जब्त कर ली थे। इस इनाम कमीशन के द्वारा क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने जमींदार वर्गों को भी एक तरीके से नाराज कर दिया था, उनके लैंड्स को छीनकर, दक्कन के क्षेत्र के लैंड को छीनकर, जिन्होंने इस विद्रोह में भी अंग्रेजों के विरुद्ध पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर देखिएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा धीरे धीरे। पहले लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को अपमानित किया, उसका ह्यूमिलेशन किया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुई थी, उनकी जो जनता थी या उनके जो लोग थे वे क्या हुए, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। फिर धीरे धीरे तंजौर और कर्नाटक के किंग्स की उपाधियां छीन ली। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सभी वर्गों को उन्होंने प्रभावित किया और धीरे धीरे सभी वर्ग क्या हो गए, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और जो इस द रिवोल्ट ऑफ 1857 में के लिए खड़े हो गए और इस रिवोल्ट में शामिल हो गए। इस मैप को आप देख सकते हैं, 1857 का यह मैप है। इसमें आप सभी को, इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया, देखेंगे आप, इसमें देखिएगा लोअर बर्मा आपको दिख रहा होगा ये छोटे से बॉक्स में, श्रीलंका के बाजू में आप देख सकते हैं लोकेशन अच्छे से, लोअर बर्मा दिख रहा है, उसके बाजू में ही पीगू भी है। ठीक है, आप लोकेशन को ही देख सकें इसलिए मैंने इसमें मैप को इंक्लूड किया है। अब और सारे आप प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को देख सकते हैं, हैदराबाद निज़ाम को देख सकते हैं, बांग्लादेश देख सकते हैं पहले, ठीक है, राजपूताना देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर देख सकते हैं, मैसूर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय के। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे की क्लास के लिए आगे की क्लास की तैयारियां मैं करता हूं। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहें, रेडी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। मेरा नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।